बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तार कादमी। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, ये शेर तो आपने सुना होगा, लेकिन अब शेर का मतलब दौर हाजिर की सियासत में बदल गया है और वो शेर कुछ यूँ बन गया है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग जो की है। क्योंकि ये शेर बदल दिया खान साहब ने, और खान साहब कहते हैं कि बेचारा आरफ जिसने थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है और उस मनी लॉन्डर की वजह से वो पकड़ा गया। तो खान साहब ने जिसको बेचारा आरफ कहा, वो है जिसने सिर्फ बिल गेट फाउंडेशन को 1 अरब से ज़्यादा का चूना लगाया और इसके अलावा अरबों डॉलर का पूरी दुनिया में फ्रॉड किया। पाकिस्तान का तकरीबन 82-84 अरब रुपया उसने वैसे गबन किया, लूट लिया। और अमेरिका में जो उसके खिलाफ मुकदमा बने हैं, उन मुकदमात की रोशनी में उसे 291 साल कैद हो सकती है। तो ये बेचारा आरफ और इसकी थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग, इसका दिफा किया खान साहब ने। आरफ नकवी के ताने बाने क्या अंडरवर्ल्ड से मिलते हैं और इबराज कंपनी किसका मुखाफिफ है, और इस इबराज कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से बाहर क्या किया, इसके ऊपर एक और सवाल उठ रहा है। ये जो खान साहब ने मैच खेला था चैरिटी फंड के इकट्ठा करने के लिए, उसमें जो टीमों के नाम रखे गए थे वो नाम भी अब वजह तनाज़ा बन गए हैं और इसमें पाकिस्तान के 2 बड़े शहर और उनके शहरियों की तज़हीक की गई है, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस की जो हालिया दिनों में जजों की तकरीर के हवाले से एक स्कैंडल सामने आया हुआ, ये एक तनाज़ा खड़ा हुआ है, उसके हवाले से एक और ख़त सामने आ गया है। और ये तीसरा ख़त है, वो जज, वो चीफ जस्टिस जिन्होंने एक ख़त मुस्तरद किया शुजात हुसैन का, अब उनको मुसलसल 3 ख़त मिल चुके हैं और लगता है कि ये ख़तों का ना रुकने वाला सिलसिला है। तो इसलिए कहते हैं कि दुनिया मुकाफ़ात अमल है, जो बोओगे वो काटोगे। बेचारे शुजात हुसैन की लगता है चीफ जस्टिस को हा या हाय लग गई है। तो ये आह लगी है या हाय लगी है या हा लगी है, पंजाबी में हा कहते हैं, जो भी है। लेकिन अब चीफ जस्टिस के खिलाफ एक से बढ़कर एक ख़त आ रहा है और उनको किसी भी हवाले से चैन नहीं पड़ रहा। तो अदलिया शदीद दबाव का शिकार है, यूथिया भी उनका दिफा नहीं कर पा रहे। वो ट्रेंड चलाते हैं लेकिन कोई ना कोई ऐसा काम सामने आ जाता है कि जिसकी वजह से उनका दिफा नहीं कर पा रहे। और दिफा न करने की एक और बड़ी वजह यह है कि वो बड़े परेशान ने, क्योंकि फाइनेंशियल टीम की रिपोर्ट ने, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने उनके तोते उड़ा दिए हैं। और तोते इस तरह उड़े हुए हैं कि यानी हाथ पाँव फूले हुए हैं और समझ नहीं आ रही उसका दिफा कैसे करे। रोए के हंसे के गाए, कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल टाइम को गालियां दे नहीं सकते, उनके खिलाफ कोई मुकदमा करे वो करने की हिम्मत नहीं है। खान साहब ने उनको चैलेंज करने का कोई ऐलान नहीं किया। और खान साहब की दीदा दिलेरी ये है कि वो जो काम करते हैं खुले में करते हैं, और खुले में उन्होंने चौड़े में उन्होंने क्या जी मैंने पैसे लिए हैं, जो करना किसी ने कर ले, जो पुटना किसी ने पुट ले। लेकिन फवाद चौधरी को समझ नहीं आ रही। फवाद चौधरी ये कहते हैं जनाब हमें समझ में नहीं आ रही, पूरी दुनिया में फंड रेजिंग ऐसी ही होती है, तो हमने क्या गलत किया। और भाई चौधरी साहब, आपने पैसे लिए खैरात के, चंदे के, ज़कात के, मांगे आपने, चैरिटी के नाम पर खर्च किया सियासी मकासद के लिए। इतनी आसान सी मोटी सी बात आपकी मोटी अकल में नहीं आ रही। तो चूँकि वो दिफा नहीं कर पा रहे, तो अब यूथिए और एक नई दूर की कौड़ी लेके आए। कल बैठ के प्लानिंग की हुण की किया जाए, और क्या फिर करो कोई नवा महाज खोलो। बैक वक्त 2 महाज खुले हैं, एक खुला है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और एक खुला है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन को तड़ी लगाई है, धमकी दी है, आपके खिलाफ रेफरेंस ले आएंगे और आपने मुलाकात की है पीडीएम के वफद से, और ये गैर आइनी है और ये गैर कानूनी है और ये आपने अपने आइन की, अपने अहद की खिलाफ वर्जी की है, तो आपके खिलाफ रेफरेंस लाया जाएगा। लाओ जी रेफरेंस। और फिर जी हमारे पास चूँकि पंजाब असम्बली है, केपी की असम्बली है, वहाँ करारदाद ले आएंगे तो लाओ जी। आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में भी करारदाद लेके आएंगे तो लाओ जी। तो ये प्रेशर डाल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। सरकारी मुलाजिम है बेचारा, कहीं ना कहीं टूट जाएगा। हाँ सब चूँकि कामयाब हो चुके हैं 2 इदारों पर प्रेशर डालने में। अदलिया को उन्होंने डरा दिया, एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने खौफजदा कर दिया। ये बात मानने वाली है, वरना जो कुछ खान साहब बोलते थे, जो कहते थे, उसकी सज़ा तो जन बच्चा कोल्हू है, यानी पीस जो का पानी बंद। लेकिन दोनों इदारे बैकफुट पे रहे। अदलिया के भी वो लाडले हैं, उनको कुछ नहीं कहते, और एस्टेब्लिशमेंट को भी एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कहती, बावजूद उसके कि उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। और इतना कुछ कह दिया कि उनके एक दोस्त ने एक और इंकशाफ कर दिया जिसको खास अब चैलेंज नहीं कर पाते।
इस दोस्त ने पहले भी एक दावा कर रखा है, वो दावा क्या वो भी बताऊंगा, लेकिन जो नया दावा किया है उसमें उन्होंने कहा जी कि जब खान ने आखिरी मीटिंग बुलाई और ये कहा कि मैं आर्मी चीफ बदल कर नया आर्मी चीफ लगा देता हूँ, तो उनकी काबीना के आधे लोग उठ के चले गए। ये वक्त था खान साहब का जो जिसमें उन्होंने वो कहते जी मैं तो आर्मी चीफ को हटाना नहीं चाहता था और मैं ये नहीं करना चाहता था, मैं किसी को लगाना नहीं चाहता था। कोशिश बड़ी की खान साहब ने, लेकिन गल नहीं बनी। मौलाना फजल रहमान सही टकरे इनको आके, और उन्होंने इनका जवाब, इनकी बातों का जवाब इनकी बातों से दिया है। और अब उन्होंने एक नई बात की है। वो कहते हैं जनाब ये हाथ जोड़कर दरखास्तें देकर अदालतों में मिन्नत समाजित करके आप हक नहीं हासिल कर सकते, ये पाकिस्तान है। तो आप अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम को लेकर निकले, गिरबान में हाथ डालें, और ये इख्तियार सलब करने वाले होते कौन है? तो मौलाना फजल रहमान ने किया अपने कारकुनों से खिताब, बड़ा दबंग किस्म का। और ये वही स्टाइल है जो खान साहब ने अपनाया हुआ है। मौलाना ने कोई नई बात नहीं की है, उन्होंने वही स्टाइल अपनाया है जो उनके हरीफ ने, इमरान खान ने अपनाया हुआ। बंदे ले आके निकलो। खान साहब क्या कर रहे हैं? खान साहब बड़े बड़े जलसे दिखा के उन्होंने कहा अवाम मेरे साथ है। वो जो इस्लामाबाद चढ़ाई की उन्होंने 25 मई को, और वो एकदम चढ़ गए थे तो लोग लेके तो आ रहे थे ना, तो फिर उन्होंने दिखाया जी कि मैं अवाम के साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो मौलाना फजल रहमान कहते हैं ऐसे सतु भी तेने हम नहीं कर सकते। वो खान साहब वो सवाल पूछ रहे हैं, और जी महंगाई इतनी हो गई, डॉलर इतने का हो गया। उन्होंने आज कहा है कि जी, तो खान ने सवाल किया कि मार्च को जब तहरीक एतमाद पेश की गई थी मार्च में, तो डॉलर 178 का था। वैसे 178 नहीं सीगा, 188 का सी, चलो 178 का था। आज ये 250 तक पहुंच चुका है। तो महंगाई उस वक्त 16.5% थी, आज 38% है। ये इम्पोर्टेंट हुकूमत मुजरमों पर मुश्तमिल ही नहीं बल्कि सरासर नहल है। सवाल ये कि इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? हाँ सब तुम ही हो। इसका जवाब तो बड़ा आसान है। ये अगर वो आईने के सामने खड़े हो जाएं और ये सवाल पूछ ले, तो जो आईने के सामने बंदा खड़ा होगा वही होगा, और वो खुदा खासम होंगे। ये सारे काम आप करके गए, जो सारी आप माइंस लगा के गए ना, जो सारे आपने नाके बंद कर दिए। वो कराची में हमारे कुछ दोस्त ये काम करते थे, वो गटरों के अंदर वो रेत की बोरियां डाल देते थे, गटर बंद हो जाते थे, शहर उबल जाता था, तो गाला क्यों पहनिया सी, वो जिसकी हुकूमत होती थी उसको गालियाँ पड़ जाती थी। ये होती है माइंस लगाना। तो आपने वही किया, आपने सारे पाकिस्तान के जो रास्ते थे उनके आगे रेत की बोरियां डाल दी हैं, और अब वो रिवर्स हो रहा है। ऊपर से आपको गुस्सा है कि वो आर्मी चीफ ने क्यों कह दिया उनको कि जनाब अमेरिका को कि वो IMF से कह के वो हमारा फंड रिलीज करे, उसका गुस्सा ले रहा है। तो खास अब जो दूसरों को लफाफा, गद्दार, एजेंट, काफर, गुस्ताख के बाद मुशक तक कह चुके हैं, वो अब फंसे हुए हैं आरफ नकवी केस में, और वो आरफ नकवी को डिफेंड कर रहे हैं, बचा रहे हैं, जिस तरह फरार गोगी को बचाते रहे। और वो गोगी बेचारी, उसका भी सारा काम, तो ना फरार गोगी को बचा सके हैं वो, ना आरफ नकवी को बचा सकेंगे। और बचाना तो बड़ी दूर की बात है, अब वो उसको इस तरह डिफेंड कर रहे हैं। थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है, थोड़े से मनी लॉन्ड्रिंग का हुआ और सारा बैंक बैठ गया। लेकिन मुझे ट्रेजेडी ये है कि एक पाकिस्तानी ऊपर जा रहा था दुनिया में, ये तो आरिफ बेचारे के ऊपर 2018 में। तो ये वो आरफ नकवी साहब है जिन्होंने अमेरिका, यूरोप, मशरक़ वस्ता में तकरीबन 11 अरब डॉलर का फ्रॉड किया है। ऑफशोर कंपनियों के दरपर्दा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ये रकम उन्होंने अपने बच्चों के कारोबार और PTI शौकत खानम को मुतकिल करने की फर्द जुर्म उन पर लगी हुई है। लेकिन बकौल हमारे मिलत इस्लामिया के सबसे बड़े लीडर और मदीना की रियासत के वाली और मुफ्ती इमरान खान, जो लोगों को मुशरिक होने का और काफिर होने का, गद्दार होने का, लिफाफा होने का ये वाले फतवे लगाते हैं, तो मुफ्ती हुए ना, ये मुफ्तियों का काम है। तो मुफ्ती का ओहदा भी उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। वो बेचारे ये कहते हैं कि ये थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग है, यानी अभी ये थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग है। पाकिस्तान की में उनकी जो के इलेक्ट्रिक है उसने कोई 82-84 अरब रुपया सदरन का खाया हुआ है गैस की मद में, और वो खास साहब ने माफ़ कर दिया था। पाकिस्तान को इतना बड़ा चूना लगाया हुआ है। तो उनके बारे में बहुत सी बातें आ रही हैं, और ये इतना बड़ा चैप्टर है, ये क्लोज नहीं होगा। ये वाकई इंटरनेशनल स्कैंडल है। और वो सही कहते थे आसिफ अली जरदारी साहब, हामिद मीर को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि ये मामला जो है ये इंटरनेशनल है और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये फ्राम पाकिस्तान टू लंदन टू अमेरिका, और फिर बीच में UAE का बहुत बड़ा करैक्टर है, और इतना बड़ा करैक्टर है कि आपकी सोच से ज़्यादा होगा। तो इस करैक्टर के यानी UAE के अंदर
ये जो खास आपको पार्टी की जो फाइनेंसिंग हुई है एक्चुअली ये सारी बेसिकली हुई है यूएई के अंदर। यूएई के अंदर फंड रेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हुई और ये जनरल पाशा जिसमें वो DGIS से थे, उन्होंने जो पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, सरमायाकार पाकिस्तान के, यूएई के, इसराइल के, इंडिया के जितने लोग हैं, ये उन महफिलों में जो यूएई के अंदर जो महफिलें होती थी, जो मीटिंग्स होती थी, उनके अंदर इंडियंस भी मौजूद होते थे। ये सारे ये प्लान कर रहे थे कि खान साहब को फाइनेंस किया जाए ताकि सियासी जमात बनाए और पाकिस्तान के अंदर उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको सिक्योर करे, क्योंकि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो ठीक नहीं है। तो ये सारे काम उन्होंने किए, बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। अब अगर आप सोशल मीडिया पे चले जाए तो मैंने क्या कहना, आपको एक लंबी दास्तान मिल जाएगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो दाऊद इब्राहिम है उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, वरना आरफ नकवी के पास कुछ नहीं है। 2001 या 2 में इन्होंने ये कंपनी बनाई और एवराज के नाम से, और इब्रा यानी जो शुरू के IBR है, वो कहते हैं ये दाऊद इब्राहिम के सेकंड पार्ट जो है इब्राहिम उसका मुहफ़िफ़ है। और चूँकि वो बहुत बड़े इन्वेस्टर थे और वो आपको पता है वो इंडिया में मोस्ट वांटेड है और दुबई में रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते, और इंडियन है, पाकिस्तानी भी नहीं है। तो उनकी कोई इन्वेस्टमेंट कराई गई उनको, वो किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं थे, लेकिन चूँकि उनका ताल्लुक़ ऐसे लोगों से था जिन्होंने उनसे कहा कि आप इन्वेस्टमेंट करें, तो उन्होंने की। और वो इसके साथ आरफ नकवी के साथ वैसे भी पार्टनर थे। इसके अलावा बिल गेट की जो फाउंडेशन है उनको भी चूना लगाया $1 अरब का। तो ये थोड़ी सी कहते हैं थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग है। तो खास साहब के नज़दीक बिल्कुल थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग है। भुट्टो साहब ने कहा था थोड़ी सी जो पी ली है, तो उनके खिलाफ फिर आपको पता है जो कुछ हुआ था और उनको सारी उम्र शराबी कहा गया। लेकिन खास साहब जो है वो दौरे हाजिर के वो रहनुमा है जिनके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगे वो उसकी परवाह नहीं करते। उनको कोई इसके अंदर उनका मॉरली या वो खुले बंदो इतराफ़ करें। जब पकड़ा गया था आरफ नकवी लंदन के अंदर, यूके के अंदर, तो उसने जो सबसे पहले कांटेक्ट किया था, बताया था जी कि उनकी कांटेक्ट किस बंदे से कांटेक्ट किया जाए कि आप करना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा जी वज़ीर पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान आरफ अलवी। तो इधर से इनकार हो गया था। इन्होंने कैसी सी जानते नहीं आरफ नकवी है कौन। तो पाकिस्तानी हुकूमत ने और उस वक्त वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आरफ नकवी को पहचाने से इनकार कर दिया था। अब वो कहते हैं मेरा 25 साल से दोस्त है, और बेचारा आरफ नकवी थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की पकड़ा गया। कुदरत कितनी यानी कुदरत का जो वार होता है ना, यानी ये बड़ा ही सख्त होता है। और ये आरफ नकवी का कंबल खास साहब के गले पड़ा हुआ है। और कुदरत देखे कि खास साहब ने जिस पे जो इल्ज़ाम लगाया वो उन्हीं के गले पड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग दूसरों के बारे में कहते थे कि ओ जी 2 अरब 4 अरब, तो अपनी तो कई अरब की निकल आई मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व। और फिर ये जो इलेक्शन कमीशन में इन्होंने एफिडेविट जमा कराया है आरफ नकवी का, उसमें इन्होंने डिक्लेयर किया कि इसमें किसी गैर मुल्की कंपनी का पैसा नहीं है। और आरफ नकवी की तरफ से खुद एक एफिडेविट साइन किया हुआ है। इमरान खान साहब इसमें फंसते कि ये एफिडेविट इन्होंने जमा कराया हुआ है, इसलिए इनको इतना ज़्यादा उसके अंदर है कि अगर ये साबित हो गया ममनू फंडिंग को कि साबित तो हुआ है, ये इलेक्शन कमीशन ने उसको होल्ड किया हुआ है। अब ये इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ गए और इलेक्शन कमीशन वो कहते हैं सरकारी मुलाजिम है, इसके ऊपर दबाव डालो। जिस तरह हमने फ़ौज को दबाव में रखा, जिस तरह हमने अदलिया को दबाव में ले लिया, अदलिया देखे ना रिवर्स हुई। वरना जब आधी रात को अदालतें खुल गई थी तो लग रहा था कि अदलिया ने हाथ हटा लिया है, लेकिन फिर मामला उधर का उधर। खास साहब ने जो 4 गाला कढ़ियाँ तो वो फिर ठीक हो गए। उन्होंने क्या यार ये तो हमें जलील करेगा जलसों में। तो सरकारी मुलाजिम को पता रिटायरमेंट के बाद उसने अवाम में फिरना है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो इतनी दूर तक सोचते हैं, देखते हैं। साकिब निसार साहब ने किए ना एक काम, वो भी मर्जी के बेंच बनाते थे, वो भी मर्जी के फैसले लेते थे। आज वो मुँह छुपाते फिरते हैं और कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। तो ये जनाब यानी खुद ऑफशोर कंपनी बनाई, लेकिन इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते रहे, दूसरों पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए। खुद पूरी जमात करप्शन में निकल आई। एमनेस्टी स्कीम आपको याद होगा, आते ही कहा था एमनेस्टी स्कीम ये वो गलती, ये बुरी स्कीम है और अपने को फ़ायदा दे रहे हैं। आते ही एमनेस्टी स्कीम बनाई और अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया। फ़र्क होगी, दूसरों पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम लगाते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग में खुद आ गए। तो इसीलिए इनके बारे में अब लोग ना कहना शुरू हो गया है कि आप थोड़ा सा चंदा डालें, थोड़ी सी खराट डालें, थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग डालें, झूठ का तड़का लगाएं, गैर मुल्की फंडिंग पर हल्की हल्की आंच में पकाएं,
और थोड़ा सा अदालती और थोड़ा सा अस्करी और थोड़ा सा और यानी लोगों के चमचे हिलाते रहें और बन जाता है एक लीडर, ना जो मर्जी रख दो। तो जो दूसरों को चोर चोर कहता था, मकाफात अमल ये कि अब दुनिया के बड़े बड़े अखबारात और जरायद के फ्रंट पेज पे उनकी स्टोरी लग रही है। वो एक स्टोरी छपी थी ना शरीफ फैमिली के बारे से, इन्होंने छपवाई थी लंदन में, खुद छपवाई थी उन्होंने, पायरेट्स ऑफ पता नहीं क्या ऐसी कोई स्टोरी थी, पाकिस्तान के बड़े कज़ाक, वो स्टोरी इन्होंने छपवाई। बाद में फिर उस स्टोरी के ऊपर भी माफ़ी मांगनी पड़ी, और जो स्टोरियाँ छापी इनके हवाले से यूके में पैसे दे दे के शरार अकबर ने छपवाई, उसमें भी माफ़ी मांगनी पड़ी। तो अब खुद अपने खान साहब के इश्तिहार बड़े बड़े लग रहे हैं दुनिया भर के अखबारात में, यूए के अखबारात में भी लगी स्टोरी और उधर भी लगी है, यूके के अखबारात में भी। तो अब सवाल ये कि इसके ऊपर करना क्या है। एक तो ममनुआ फंडिंग का केस है इलेक्शन कमीशन के पास, दूसरा केस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। जो करना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है, जो करना चाहिए, जो कर नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे। बड़ा सीधा सीधा केस है, सीधी सीधी FIR है। नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया, खान साहब ने पैसे लेकर सियासी जमात बनाई, उस फंड से हुकूमत गिराई, पहले धरना दिया फिर हुकूमत गिराई। तो ये सीधा सीधा केस है। इस केस में तो मुद्दई हुकूमत बनती है कि जी आपने साजिश की हमारी हुकूमत गिराई। तो इसके ऊपर तहकीकाती कमीशन बना सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं। इसके ऊपर अभी सोचना पड़ेगा इनको, मेरा ख्याल है इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा कि ये सारे काम वो नहीं होने। इसलिए मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं ना कि जनाब अवामी नुमाइंदे अवाम के साथ उतरते हैं और फिर पकड़ते हैं लोगों को, ऐसे कौन हक देता है आपको। और सोने में सुहागा देखे वो जो मैच कराया गया जिसमें खान साहब ने खुद भी हिस्सा लिया, इसमें पाकिस्तान के 2 अहम शहरों फैसलाबाद और पेशावर के लिए ऐसे नाम इस्तेमाल किए गए जो जिनको समझे तो आप गालियाँ हैं। वो पेशावर परवर्ट्स और फैसलाबाद फादर मकर्स, यानी ये नाम रखे गए। ये फंड रेजिंग के लिए मैच हो रहे थे और खान साहब ने इसमें हिस्सा लिया। तो ये रियासत मदीना के ड्रामा करने वाले लोग यानी किस तरह पाकिस्तान के अवाम का मजाक, ये पाकिस्तान के अवाम को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। वो कहते हैं यानी पाकिस्तान एक है ना बड़ी पुरानी मिसाल, जिन्ने लाई गली उधर नाल टुर चली, और पाकिस्तान बेचारे बातों में आ जाते हैं और बातें करने वाले कोई एक थोड़ी है, लाइन लगी हुई है। इसके अलावा एक ये तो स्टोरी चलती रहेगी और इसमें बहुत कुछ बाकी है। ये जो मर्जी कर लें, अभी ट्रेंड चलाए हुए हैं इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। हम रेफरेंस लेकर आएंगे, फवाद चौधरी आ गए कि हम रेफरेंस लेकर आएंगे, ये PDM का वफद गया, इससे मुलाकात की चीफ इलेक्शन कमीशनर से। वो ख़ास हम अपने जलसों में कहा करते थे ये इलेक्शन कमीशन जो है लाहौर जाता है और जाके कदमों में बैठा रहता है मरीम नवाज़ के और हमजा शहबाज के। तो अगर इलेक्शन कमीशन यही काम करता था तो यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो फिर किसको ज़रूरत थी कि इनके पास जाके PDM में के लोग जाके मिलते। फिर तो इलेक्शन कमीशन इनके ऑर्डर पे फौरी मुकदमे का फैसला जारी कर देता। तो क्या मरीम नवाज और हमजा शहबाज के कहने पे खान साहब के खिलाफ ये जो ममनुआ फंडिंग केस है इसका फैसला रोका गया? तो उसका जवाब है नहीं। तो इसका मतलब है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनके कहने सुनने में नहीं है, इसलिए तो बेचारे मिलने गए और फिर मिलने को इन्होंने जवाब बना लिया। अगर इनको पता होता कि मुलाकातें लाहौर हो रही तो पहले रेफरेंस बनाते हैं। तो अब जी वो मिलने गए PDM का वफद, वो तो सबसे जाके मिला है और सियासतदानों से मिलते हैं। वो गए शाह कुरैशी 5 दिन पहले मिल के आए, 1.5 घंटा चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की उन्होंने, उस पर तो कोई नहीं बोला। और फिर खुद चीफ इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने ये बता दिया सबको कि जनाब आपके तो 5 वज़ीर हमारे पास आते रहे और मुलाकातें करते रहे हैं और आप हैं मुकदमे में, पार्टी हैं तो पार्टी नहीं मिलती जाके, लेकिन अगर आप लोग भी आते रहे तो ज़ाहिर है बाकी के लोग भी आते हैं। और फिर एक जमात के लोग थोड़ी, बहुत सारे लोग मिलकर आए और उन्होंने आकर बात की। तो ये सारा रौला सबको पता है कि वो इलेक्शन कमीशन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने की कोशिश करते रहे और उनको बुलाया कि मुझसे मिले, वो नहीं गए। उन्होंने कहीं दफ्तर आके मिल लो, तो बादशाह सलामत को गुस्सा आ गया और बादशाह सलामत उन पर चढ़े हुए हैं। अब उनको पता है फैसला इनके पास है और इसलिए वो खुफिया मुलाकातें करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं कर सके। तो अब वो झूठ की गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं, जनाब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, शायद इलेक्शन कमीशन जो है वो डर जाए। तो पता नहीं डरता है कि नहीं डरता, लेकिन एक इन्होंने और ट्रेंड चला दिया है DGISPR के ख़िलाफ़
फौज के खिलाफ। वो मैंने कहा था ना कल के व्लॉग में कि सुलह होते होते खुला हो गई, और ये बात गलत नहीं थी। वो जो मुलाकात कराई गई थी या मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में कोई एश्योरेंस नहीं दी गई थी। बस इतना था कि ज़रा अगर आप अपना बिहेवियर चेंज करते हैं तो लेट्स सी, आपसे कोई हमारी लड़ाई नहीं है, और कोई एश्योरेंस नहीं दी गई थी कि आपको दोबारा इक़्तिदार मिल जाएंगे। वो एश्योरेंस मिलनी नहीं खास सबको। अब उन्होंने फिर से शुरू है, फिर से चढ़े हुए हैं DGSPR पे और बाजवा साहब पे, और एक ट्रेंड का सिलसिला जारी है, तो वापस ट्रैक पे आ गया है। दूसरा, इनको ये पता है कि अगर हमने ये बयानिया छोड़ दिया फ़ौज के ख़िलाफ़ महाज का और अदलिया के ख़िलाफ़ महाज का, तो हमारे पास बयानिया क्या रह जाएगा। तो खास सबको एक बयानिया चाहिए, तो वो फिर अब फंसे हुए हैं, और फंसे कई चीज़ों के अंदर है, वो मैं आपको बताऊंगा कि और किन चीज़ों में फंसे हुए हैं। लेकिन अब इन्होंने फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ यानी ISPR के ख़िलाफ़ एक ट्रेंड चलाया हुआ है, और वो अब देखिएगा ट्रेंड ट्विटर के ऊपर बड़ा उसको फॉलो कर रहे हैं लोग। एक बार फिर यानी गालियों का सिलसिला शुरू हुआ। ख़त लिखा है चीफ जस्टिस के हवाले से, और जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था वो लिखा है अब की बार अटार्नी जनरल ने। अटार्नी जनरल भी उस इजलास में शरीक थे, और अटार्नी जनरल के हवाले से भी वो जो ऑडियो जारी की गई थी कि जी अटार्नी जनरल ने कोई राय नहीं दी, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया, और ख़त में कहा गया जी कि अदलिया में तकरियाँ मेरिट पर की जानी चाहिए। तो सवाल उठ गया ना, इसका मतलब मेरिट पर नहीं हो रही। और उन्होंने लिखा कि आइंदा जब भी इजलास हो तो इसमें आप मेरिट का ख्याल रखें, और जो कुछ जस्टिस सरदार तारक ने कहा उससे वो मुकम्मल इत्तफाक करते हैं। अटार्नी जनरल ने ख़त लिखा है, और एक ख़त उन्होंने सबको भेजा है, और उन्होंने 6 पॉइंट लिखे हैं इसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि मैं चूँकि इजलास में वो 5 जज जो आपने नॉमिनेट किए थे उनकी दस्तावेज़ात नहीं दे सका, लेकिन मैं जस्टिस सरदार तारक से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। यानी जस्टिस सरदार तारक ने जिस पे अपनी फाइंडिंग दी 5 जजों के हवाले से, वो ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, और जज मेरिट पर होना चाहिए। और जो उन्होंने कहा, उन्होंने चूँकि ये 5 जज के नाम मुस्तरद कर दिए थे, तो अटार्नी जनरल अशरफ साहब उससे एग्री कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि 3 बंदे तो सामने आ गए ना जिन्होंने ख़त लिख दिया, काजी फाइज साहब, जस्टिस सरदार तारक और अटार्नी जनरल, इन तीनों ने ख़त लिख दिया, और पीछे की रह गया। तो 5-4 का रेशो आया था, और 2 लोग आपको पता ही उन्होंने सीधे सीधे अपोज कर दिए, वो भी नाम सामने ही सबके। तो चीफ जस्टिस साहब इस मामले में फंसे हुए, वो निकल नहीं पा रहे, जो कुछ भी कर रहे, तो एक क्लैरिटी थी। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन से बाइकआउट कर दिया मुस्लिम लीग नून ने, और वो कोर्ट में चले गए हुए हैं, और कह रहे हैं जी कि स्पीकर का जो हुआ था इलेक्शन वही धांधली था, तो हमने डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लेके क्या करना है। और हम पहले स्पीकर के इलेक्शन को देखेंगे कि कोर्ट उसके ऊपर क्या कहता है। तो खास सबकी एक तस्वीर जारी हुई है, जिस तस्वीर में नए स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान उनसे मुलाकात कर रहे हो, और उनके बेडरूम की तस्वीर है, और साथ एक बैठा है शेरू, उनका जो कुत्ता है, उसके ऊपर फिर लोगों ने एक खासी लेदे किया, और इस पर बहुत कमेंट हो रहे हैं कि शेरू की अहमियत ज़्यादा है या स्पीकर पंजाब असम्बली की अहमियत ज़्यादा है, और क्या दोनों को खास सब इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। तो अब ये तस्वीर असली है नकली है, लेकिन तस्वीर बड़ी ज़बरदस्त है, और फिर लोगों को इसके ऊपर मौका मिल जाता है बात करने का। हो सकता है ये जाली तस्वीर हो, फ़ोटोशॉप की गई हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये अब जवाब देना पड़ेगा, प्रोपेगेंडा इसी को कहते हैं। अब ये दावा किया है मोहसिन बेग साहब ने कि खान साहब जब आखिरी इजलास कर रहे थे, जब वो हुकूमत में थे और काबीना बैठी थी, तो उन्होंने वहाँ पे आर्मी चीफ को हटाने का इरादा जाहिर किया। देखिए, खान साहब को जितना मैं जानता हूं, मुझे पता है वो पॉलिटिकली माइंड का आदमी नहीं है, उसको कोई ना कोई गाइड कर रहा है। जब आखिरी दिन थे उनके गवर्नमेंट के जाने के, जिस दिन आखिरी दिन था, आपको याद होगा प्रिजन वैन्स चली गई, रात को लेट नाइट तक शो चल रहा था। इन्होंने कैबिनेट मीटिंग लॉन में बुलाई थी, और लॉन में बुला के जब इन्होंने बात शुरू की उनसे, वो बात तो मैं आपको क्या बताऊं क्या शुरू की, लेकिन आधे कैबिनेट के मेंबर भाग गए। वो यही था कि अगर मैं आर्मी चीफ को चेंज करूं, मकसद ये है कि ये आपकी खबर है या तज्जिया है? ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कि खान साहब ने ये डिस्कशन की होगी। मेरी खबर है,
मेरी खबर है जी, और मैं आपको सही खबर बता रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी खबर बताता हूं कभी गलत साबित नहीं हुई। आज तक कभी खबर मेरी बाउंस नहीं हुई। इन्होंने अगर वो बात खास ना होती तो अंदर बैठ के भी कर लेते। इन्होंने बाहर लॉन में मीटिंग बुलाई थी, अभी इन्होंने बात शुरू नहीं की और आधे मेंबर भाग गए थे, और उसके बाद से फिर इनको जाना। तो इससे इस बात की तस्दीक होती है कि खान साहब आर्मी चीफ को बदलना चाहते थे। मोहसिन बेग उनके बड़े करीबी है और इससे पहले भी एक दावा कर चुके हैं। उन्होंने पिछले हफ्ता पहले खबर दी थी कि खान साहब के जो इस्लामाबाद में घर है E7 का, उसका 9 साल तक किराया अमरीकी कौंसल खाना देता रहा। उसकी भी अभी तक कोई तरदीद नहीं आई, ना उसके ऊपर कोई ये अपना बात कर सके हैं, ना इनके तर्जमान, ना कोई और। इसके ऊपर बिल्कुल खामोशी है। अब इस खबर के ऊपर देखते हैं कि वो रिएक्शन देते हैं या नहीं देते। लेकिन मोहसिन बेग साहब की खबरें, वो कहते हैं कि मेरी खबर कभी बाउंस नहीं हुई और मैंने बिल्कुल ठीक बताया। तो अगर ये बात सच है तो यही वो बात है जिसके बाद यानी ये बात उनको भी पता होगी, भाई साहब को पता होगी कि मुझे हटाना चाहते हैं। और वो जो फिर झगड़ा शुरू हुआ या जो एक पेट फटा, उसकी जो बुनियादी वजह थी वो ये तो नहीं थी, वो तो DISI की कर रही थी। लेकिन अब जो लोग कह रहे हैं जी कि वो अब भी बड़े एक्टिव है, यानी जनरल फैज़ हमीद एक बार फिर खबरों में है कि बड़े एक्टिव हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरी वैसे कोई इतला नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि जनाब वो जो RTS सिस्टम और वो जो इलेक्शन का कंट्रोल है, किस तरह कौन सी सीट पे किसको कामयाब होना है, वो अभी तक मॉड्यूल उनके पास है। वैसे अगर उनके पास होता तो PTI बाई इलेक्शन ना हारती जो पिछले हुए थे, और अब पिछले यानी इससे पिछले जब वो हुकूमत में थे, ये इलेक्शन वो जीते हैं। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर रोज़ एक खबर ऐसी आती है जो पिछली खबर को किल कर देती है। इसलिए वो खास साहब ने परवाह नहीं की और उनका ख्याल है कि ये आरफ नकवी वाला केस भी 2 दिन में दायमा हो जाएगा। हम 2-3 स्कैंडल या 2-3 इश्यूज ऐसे उठाएंगे जिससे जो ना सब 5 हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है इस बार ये उनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। ये मामला बड़ा है और ये उस वक्त तक नहीं सॉर्ट आउट होना जब तक इलेक्शन कमीशन वो फैसला ना दे दे। अगर फैसला आ गया और खास साहब बेकसूर हुए तो फिर तो लोग भूल जाएंगे, लेकिन अगर वो फैसला खास साहब के खिलाफ आया तो फिर ये स्टोरी जो है ये उस फैसले को बड़ी सपोर्ट करेगी। तो आज के लिए इतना। अपना गिरदुरवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।